नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स ज्ञान और मैं अनुपम शर्मा आज आपके लिए इंटीग्रेशन के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन लेके आया हूं। यह सॉल्यूशन यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, इसके अलावा जहां भी एनसीईआरटी की बुक चलती है उन सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। मैं आपको आज एक्सरसाइज 7.1 के सारे क्वेश्चन करके दिखाने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक आपसे एंटी डेरिवेटिव यानी कि प्रति अवकलज पूछा गया है। मैंने इसके इंट्रोडक्शन में आपको प्रति अवकलज के बारे में बताया था। अगर आपको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो ये आई वाला आइकन प्रेस करके मैं यहां पे उस वीडियो को लगा दूंगा। आप उसको देख करके प्रति अवकलज का इंट्रोडक्शन देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या किया जाता है। हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है sin 2x, इसका मुझे एंटी डेरिवेटिव निकालना है। मैंने आपसे क्या कहा था, एंटी डेरिवेटिव निकालने में हम अनुमान विधि का उपयोग करते हैं। हम तुरंत ये सोचते हैं कि ये क्वेश्चन किसके अवकलन में आता है। तो अगर आपको अवकलन का फॉर्मूला पता है तो आपको पता होगा कि साइन हमेशा कॉस के अवकलन में आता है। ये sin 2x है तो मैं cos 2x का अवकलन करूंगा। अवकलन का फंडा आप जानते हो कि एंगल में अगर कोई नंबर हो तो वो नंबर बाहर आ जाता है, तो इसका जो अवकलन होगा इसमें 2 बाहर आएगा, लेकिन cos का अवकलन sin होता है तो ये हो जाएगा -2 sin 2x। बट हमारा क्वेश्चन तो केवल sin 2x है, मतलब इस -2 को मुझे इधर भेजना पड़ेगा। तो अगर -2 को मैं इधर भेजूंगा तो इधर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं sin 2x इज इक्वल टू -1/2 और डी dx के साथ cos 2x। इस 1/2 को भी उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये लिखा जा सकता है डी dx -1/2 cos 2x, और यही हमारा प्रति अवकलज या फिर एंटी डेरिवेटिव हो गया। अब अगर इसका आंसर मुझे डायरेक्ट में लिख देता हूं एंटी डेरिवेटिव, हिंदी में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं प्रति अवकलज। तो एंटी डेरिवेटिव मेरे पास हो गया -1/2 cos 2x, और यही आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास cos 3x। सेम यही क्वेश्चन है अभी जो मैंने पहले बताया आपको। पहला क्वेश्चन था sin 2x, वहां पे मैंने sin के cos के अवकलन से किया था। cos sin के अवकलन से आता है तो इसको मैं sin से कर लूंगा, यानी इसको आप सेम उसी तरीके से लगा सकते हो। तीसरा क्वेश्चन देखता हूं। तीसरा क्वेश्चन है e⁻²x। अब एक्सपोनेंट डिफरेंशिएशन यानी अवकलन में आप पढ़ के आए हो कि एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव भी एक्सपोनेंट आता है, मतलब e की पावर में कोई भी टर्म हो तो उसका डिफरेंशिएशन भी वही होता है, यानी हमारी स्टार्टिंग इसी से होगी। तो डी dx ये हो गया e⁻²x। इसका भी डेरिवेटिव वही होता है कि अगर x के साथ कोई नंबर दिया हुआ हो तो डिफरेंशिएशन में वो नंबर बाहर चला आता है। ये शॉर्टकट है डेरिवेटिव के। वैसे तरीका तो चेन रूल लगाने का है, लेकिन शॉर्टकट अपनाने से क्या होता है, क्योंकि इनको लिखने के नंबर नहीं मिलते, ये सब ओरल काम होना चाहिए। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जाते हो तो ओरल में ज्यादा इजी रहेगा। तो यानी कि ये 2 बाहर आ जाएगा, तो ये 2 बाहर आने से इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2e⁻²x। बट क्वेश्चन में मेरे पास केवल e⁻²x है तो इस 2 को मुझे इधर भेजना पड़ेगा। ये इधर मल्टीप्लाई में है तो मेरे पास बन जाएगा e⁻²x इज इक्वल टू 1/2 डी dx के साथ e⁻²x। अब इस 1/2 को दूसरे डायरेक्शन में भेज दीजिए तो ये बन गया डी dx के साथ 1/2 e⁻²x। तो फिर इसका प्रति अवकलज ये हो गया एंटी डेरिवेटिव ऑफ e⁻x। हिंदी में लिखते हैं प्रति e⁻²x का प्रति अवकलज। ये बन गया 1/2 e⁻²x, और यही हमारा आंसर हो जाता है। चौथा क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है ax + b⁻²। डिफरेंशिएशन का फंडा आप जानते हो कि डिफरेंशिएशन में पावर का खेल क्या है कि बड़ी पावर को कम करके छोटा कर देता है। इस पे पावर 2 आने का मतलब हो गया कि ये पावर 3 का डिफरेंशिएशन किया गया होगा। तो मेरी स्टार्टिंग यहीं से होगी
कि डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर 3। अब ये पावर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कि हम पावर के अंदर वाले को सिंगल टर्म मान के डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी चेन रूल लगा देते हैं। तो अगर इसको सिंगल टर्म ले लिया जाए, इसको हम t मान लें, t लेट कर लें, तो ये बना t की पावर 3 और t टू दी पावर 3 का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर। लेकिन मैं t लिखूंगा नहीं क्योंकि डिफरेंशिएशन आप इतना जान चुके हो कि उसमें एक एक स्टेप कराना जरूरी नहीं है। तो ये मेरे पास बचेगा ax और प्लस b टू दी पावर 2। लेकिन जिसको t लेते हैं उसका भी डेरिवेटिव करना पड़ता है। तो जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो ax में a का डेरिवेटिव तो केवल a होगा क्योंकि x का 1 हो जाएगा और b का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो ये मेरे पास इतना बचा, लेकिन क्वेश्चन में मेरे पास सिर्फ यही है। तो इस 3a को मुझे इस डायरेक्शन में भेजना पड़ेगा। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर ax प्लस b टू दी पावर 2 इज इक्वल टू 1/3a और ये बचेगा डी डी एक्स के साथ ax प्लस b की पावर 3। इसको भी उसी डायरेक्शन में भेज दीजिए। तो ये पूरा क्वेश्चन बन जाएगा डी डी एक्स 1/3a ax प्लस b टू दी पावर 3। तो ये हमारा प्रति अवकलज जो हो गया एंटी डेरिवेटिव 1/3a ax प्लस b टू दी पावर 3 और ये हमारा आंसर हो गया। ये पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास sin 2x माइनस 4e टू दी पावर 3x। इसको आप समझ सकते हो कि ये दो अलग अलग क्वेश्चन हैं। इसका मैंने आपको निकालना सिखा दिया है पहले ही क्वेश्चन में और इसको भी मैंने सिखा दिया है तीसरे क्वेश्चन में, यानी दोनों का एंटी डेरिवेटिव आप निकालना जानते हो। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। आप दोनों का अलग अलग एंटी डेरिवेटिव निकाल लेना और जो आंसर आए उसको माइनस कर देना, तो वो इस पूरे क्वेश्चन का एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 20 तक प्रारंभिक समाकलन या फिर बेसिक इंटीग्रेशन के क्वेश्चन हैं, जिनको मुझे डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। छठा क्वेश्चन मेरे पास है इंटीग्रेशन 4e टू दी पावर 3x प्लस 1 dx। इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर कोई क्वेश्चन एडिशन सब्ट्रैक्शन में आ जाता है तो उसको वहीं से ब्रेक कर दिया जाता है, मतलब ये दो भागों में टूट जाएगा और इसमें से भी अगर कोई कांस्टेंट है तो उसको बिल्कुल बाहर कर देते हैं। तो 4 बाहर हो गया तो ये बचा e की पावर 3x dx और प्लस यहां पे ये 1 है, इसको हम लिख सकते हैं केवल dx। अब ये 4 तो मेरे पास बाहर है, पर फार्मूले की अगर हम बात करें तो जो हमारे पास इंटीग्रेशन के जो मैंने आपको फार्मूले लिखाए हैं उनमें मैंने आपको बताया है कि e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, लेकिन यहां x की जगह पे 3x आ गया है, मतलब उस पावर से डिफर है। तो जब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो डिफरेंशिएशन में हम उस नंबर को एज इट इज बाहर ले लेते हैं और इंटीग्रेशन चूंकि डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इसलिए हम लोग उस नंबर को बाहर तो लेंगे लेकिन उसका उल्टा बाहर लेंगे। मतलब 3 बाहर तो आएगा बट 3 की जगह पे 1/3 बाहर आएगा। तो यहां से ये 1/3 बाहर हो गया तो 4 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस फार्मूले से एक्सपोनेंट का इंटीग्रेशन सेम वही एक्सपोनेंट हो जाएगा। प्लस यहां पे बचा कोई नंबर नहीं है यानी कि 1 और 1 का इंटीग्रेशन x होता है। आपको मैंने पिछले वीडियो में सिखाया भी था कि क्यों x होता है, वैसे आप याद कर लीजिए कि 1 का इंटीग्रेशन x होगा और लास्ट में एक बार c लगा देंगे और यही आंसर हो गया 4/3 e टू दी पावर 3x प्लस x प्लस c। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं बट थोड़ा सा आंख कान नाक खोल करके आपको सॉल्व करना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटीग्रेशन से रिलेटेड। आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपके सामने 7 नंबर क्वेश्चन, ये देखो यहां से मल्टीप्लाई में आ गया और अभी मैंने मल्टीप्लाई का कोई रूल आपको इंटीग्रेशन में नहीं बताया है। अभी मैंने सिर्फ आपको क्या बताया है,
एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मतलब मुझे इस मल्टीप्लाई को एडिशन और सब्ट्रैक्शन में चेंज कर देना पड़ेगा। तो कैसे चेंज होगा, सिर्फ आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर से जब 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर से जब 1/x स्क्वायर का करोगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएगा और ये बचेगा केवल 1, और लास्ट में है dx। अब देखिए ये पूरा क्वेश्चन 2 पार्ट में बट गया, वो भी माइनस में, तो फिर इसको अलग अलग लिख दीजिए। ये हो गया एक्स स्क्वायर dx और ये हो गया 1, और dx अलजबरा में 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये x की पावर n वाला फार्मूला आ गया। मैंने आपको क्या सिखाया कि पावर में 1 बढ़ा देते हैं, यानी 2 के बजाय 3, नीचे भी 3, और 1 का अभी मैंने आपसे कहा था याद कर लीजिए, और यही आपका आंसर हो गया। ये आपके सामने 8वां क्वेश्चन है। सारा का सारा प्लस में पहले से दिया है, तो हमारा फंडा, बार बार मैं वही दोहरा रहा हूं, आपको इसे अलग अलग तोड़ देना है, इसके जो नंबर्स आगे लगे हुए हैं उनको बाहर कर देना है, और बाकी बचे हुए पार्ट का इंटीग्रेशन कर लेना है। तो इसको आप लोग खुद कर लोगे। ये आपके सामने 9 नंबर क्वेश्चन है। ये भी सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, बस आपको इसे प्लस से 2 भागों में बांट देना है। इसका सेम इंटीग्रेशन होता है, इसमें 2 को बाहर करोगे और एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स की पावर n वाला फार्मूला आ जाएगा, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें अगर, तो 10 मेरे पास है √x - 1/√x का होल स्क्वायर dx। अब होल स्क्वायर में आपको कोई फार्मूला नहीं है, यानी हम इसका होल स्क्वायर खोल सकते हैं। तो अगर मैं होल स्क्वायर खोलूं तो यहां पे ये a - b लिखा है, तो a - b का होल स्क्वायर होता क्या है, सबसे पहले a स्क्वायर, फिर -2 इंटू a इंटू b और प्लस b स्क्वायर। ये मैं आपके लिखने के लिए इतना बाइफरकेट कर रहा हूं, यानी अलग अलग लिख रहा हूं, बाकी इसको अलग अलग लिख के करके दिखाने की जरूरत नहीं होती, ओरल भी किया जा सकता है। डायरेक्ट ही आंसर लिखें तो ज्यादा बढ़िया रहता है। अब रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, ये √x कट के बचा 2, और यहां पे बचा 1/x dx। अब ये 3 टुकड़े बने, तीनों को अलग अलग लिख देंगे। एक बार x dx, आपको गिनती के केस में बता चुका हूं कि गिनती को बिल्कुल ही बाहर कर देते हैं, और 1/x dx। अब हम सबका फार्मूला लगा देंगे, तो x की पावर n वाला फार्मूला बनाएगा, तो पावर जितनी भी हो उससे 1 बढ़ा देना है, तो 1 पावर है 2 बढ़ा दिया मैंने, नीचे भी 2 लिख दिया। -2 यहां कोई नंबर नहीं है, 1 माना जाएगा, और 1 का आपको सिखा चुका हूं x होता है, और 1/x सीधे फार्मूला बना देता है log x का, और लास्ट में +c। वैसे एनसीईआरटी में लॉग के साथ जितने भी नंबर आते हैं उनको मॉडुलस में लिखा जाता है, क्योंकि लॉग नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होता। तो यही हमारा आंसर हो गया। ये हमारे पास 11 नंबर क्वेश्चन है, ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। तो पहला काम हमारे पास है, हम इस एक्स स्क्वायर को सबके नीचे अलग अलग लिख करके इसके अलग अलग टुकड़े बना सकते हैं, क्योंकि यहां पे सिर्फ मुझे इसको सॉल्व करने के लिए बस सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देना है, सरलतम तरीके में लिख देना है। तो ये मेरे पास बचेगा x³/x², यहां पे बचेगा 5x²/x², और ये बचेगा 4x² और dx। अब ये तीनों पार्ट अलग अलग करोगे, साथ में सॉल्व भी करते जाओगे, तो पावर 3 से पावर 2 कैंसिल होके सिंगल पावर बचेगी dx, प्लस नंबर बाहर कर देते हैं, x² कट के केवल dx बचा, यहां 4 बाहर कर देंगे, बचेगा 1/x², और 1/x² को लिखा जा सकता है x की पावर -2। पिछली वीडियो में सिखा चुका हूं कि क्यों लिखते हैं। एक्सपोनेंट का रूल होता है, जब भी पावर को हम नीचे से ऊपर करें या ऊपर से नीचे करें, साइन बदल जाता है। अब ये x की पावर n का फार्मूला बन गया, जो भी पावर है उसमें 1 बढ़ा दीजिए, +5, यहां पे कोई नंबर नहीं है, 1 माना जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, -4, x की पावर जो भी है उसमें 1 बढ़ा दीजिए, तो -2 में 1 बढ़ा दूंगा तो -1 बचेगा, और -1 नीचे भी लिखना पड़ेगा, और +c। सब तो ठीक है, बट इसको लिखने का तरीका अच्छा नहीं है, तो इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, इस माइनस की पावर को पॉजिटिव करने के लिए नीचे भेज देंगे। तो ये मेरे पास बचेगा 1/2x² + 5x, और माइनस माइनस मिलके बन जाएगा प्लस,
ऊपर तो 4 बचेगा और x की पावर -1 को नीचे भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1/x और लास्ट में प्लस c, और यही हमारा आंसर हो गया। तो बहुत आसान सा चैप्टर है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 के जैसा है, बस फर्क इतना है कि अभी 11 में यहां पे x² दिया था, ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 के जैसा है। फर्क क्या है, उसमें यहां पे x² दिया था, यहां √x दिया है। √x भी x की पावर यानी एक्सपोनेंट का ही फॉर्म है। फर्क क्या होगा, रूट का मीन्स होता है पावर 1/2, तो जैसे वहां x² था वैसे यहां पावर 1/2 आएगा, यानी कि जब इसको हम सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो ये x की पावर 3/1, x की पावर 1/2, यहां पे बचेगा 3x/x की पावर 1/2 और यहां पे बचेगा 4/x की पावर 1/2 dx। अब हम इस सबको अलग अलग करेंगे, तो अलग अलग करने का तरीका आपको पता है कि अगर डिवाइड करना हो तो उसकी घातें यानी पावर घट जाती हैं। तो यहां डिवीजन चल रहा है तो 3 में से 1/2 घट जाएगा, यहां साथ में dx लिख देंगे। यहां पे 3 गिनती है बाहर हो जाएगा और x में यहां पर 1 है, यहां 1/2 है, तो 1 में से 1/2 घट जाएगा। यहां से 4 बाहर हो जाएगा और ये x की पावर 1/2 जब ऊपर जाएगा तो चिन्ह इसका बदल जाएगा। अब इन तीनों में आपके वही फार्मूला आ जाएगा x की पावर n वाला, और इसको आप लगा करके आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। इजी है, सिर्फ फार्मूला अप्लाई करके आंसर लिखना है, तो इसको आप लोग कर लेंगे। ये मेरे सामने एक क्वेश्चन है, इसमें नीचे x-1 है और अभी मैंने आपको इस डिवीजन का कोई फार्मूला पढ़ाया नहीं है, इसका मतलब ये x-1 इसमें से कटना चाहिए। और वैसे भी फार्मूला पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, अगर कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा उनको सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं। और ये तो मुझे साफ साफ दिख रहा है, x-1 देखो पूरे में एक गुणनखंड बन रहा है। कैसे बन रहा है, अगर इन दोनों में मैं x² कॉमन लूं तो कॉमन लेते ही यहां पे x-1 बचेगा, और यहां पे कोई कॉमन नहीं है तो ये x-1 तो है ही, और अपॉन में है मेरे पास x-1। अब दोनों पार्ट में से x-1 कॉमन ले लीजिए तो ये बच जाएगा x² + 1 अपॉन में x-1 और dx। ये पार्ट और ये पार्ट कट गया, अब मेरे पास बचा x² + 1 dx। अब इसको हम अलग अलग करके और सिंपल इंटीग्रेशन कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, तो इसको आप निकाल लेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है 1 - x√x। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको अभी ऊपर बता चुका हूं, ब्रैकेट के बाहर x√x का मल्टीप्लाई है, केवल आपको ब्रैकेट खोल देना है। तो 1 को √x से गुणा करोगे √x आएगा, और x को √x से गुणा करोगे तो x√x लिख दिया जाता है। अब आप जब इसको सेपरेट करोगे तो √x का मतलब होता है पावर 1/2, यहां पर भी √x का मतलब पावर 1/2 होगा, पर 2 बार x हो गया, तो एक बार x और एक बार पावर 1/2, और गुणा में क्या होता है कि उनकी पावर को जोड़ दिया जाता है। तो ये मेरे पास हो जाएगा x की पावर 1/2 dx, और यहां पे हो जाएगा x की पावर 2 × 2 और 1 3/2 dx। अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, वही x की पावर n वाला फार्मूला लगा करके। तो सॉल्व करके आंसर निकाल दीजिए। कैसे, मुझे जो भी ऊपर पावर है उसमें 1 बढ़ा देना होगा, और जो आंसर आएगा उसी को नीचे लिख देंगे। तो ये आएगा 2 × 2 और 1 3/2, माइनस यहां पर भी 3/2 है, इसमें 1 बढ़ा देना है, और जो आंसर आएगा वही नीचे लिख देना है। तो 2 × 2 और 3 5/2 और प्लस c। अब ये नीचे वाली गिनती ऊपर भेजो, उल्टा हो जाएगी, तो ये हो गया 2/3 और x की पावर 3/2 माइनस 2/5 और x की पावर 5/2 और प्लस c, और यही हमारा आंसर हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं इसके। इस 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ये बिल्कुल 14 नंबर के जैसा है। जैसे उसमें मैंने अभी √x का गुणा करके इंटीग्रेशन किया, ऐसे आप इसमें भी √x का गुणा करके करोगे तो इसका आंसर तो आप लोग खुद निकाल लोगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 16 नंबर देखिए, ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आसान है, बस सिर्फ देखने में थोड़ा सा अलग लग रहा है। आपको क्या करना है, बस तीनों पार्टों को अलग अलग बांट देना है, और जैसे अलग अलग आप बांटोगे, गिनतियों का चक्कर आपको बता चुका हूं कि उनको सीधे हम बाहर कर देते हैं। यहां पे -3 बाहर होकर के ये बचा cos x dx, और एक्सपोनेंट तो वही रहता है, उसमें कोई चेंजेस आते नहीं है।
अब इसका भी फार्मूला है आपके पास, इसका भी है और इसका भी है, तो सीधे फार्मूला रख देंगे। तो 2 गुणे x की पावर 1 का मतलब 2/2, पावर 1 बढ़ा दिया गया, -3 cos का इंटीग्रेशन sin x होता है फार्मूले के हिसाब से, और एक्सपोनेंट का वही रहता है, और लास्ट में एक बार c। ये 2 और ये 2 कट गया, तो ये x² -3 sin x और प्लस e⁻x और प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन बिल्कुल 16 नंबर क्वेश्चन के जैसा है, सीधे बिल्कुल आपको अलग अलग कर देना है और सिंपल डेरिवेटिव डायरेक्ट फार्मूले सब लग रहे हैं। यहां x की पावर n, यहां साइन कॉस वाला यानी ट्रिगोनोमेट्री का, और यहां पे फिर से x की पावर n का। तो इसका आंसर आप लोग बिल्कुल 16 नंबर क्वेश्चन के जैसा निकाल लोगे। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, यहां पर भी देखिए ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई में आया है, तो पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी ब्रैकेट खोल दीजिए, तो ये बन जाएगा sec² और प्लस sec x इंटू tan x। अब इसको सेपरेट करिए, अलग अलग यानी करिए, तो ये बनेगा sec² dx और ये बनेगा sec x इंटू tan x dx। अब इसका भी इंटीग्रेशन होता है और उसका भी इंटीग्रेशन होता है, तो sec² x का सीधे फार्मूले से आता है, tan का डिफरेंशिएशन sec² होता है, तो sec² का इंटीग्रेशन हो गया tan x, और sec का डिफरेंशिएशन sec x tan x होता है, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया sec x। फार्मूले याद कर लेंगे तो आपको आसानी रहेगी, डिफरेंशिएशन भी नहीं सोचना पड़ेगा, और यही हमारा आंसर हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन है, ये भी ट्रिगोनोमेट्री से है। यहां पर भी आपको बस सीधे इसको थोड़ा सा सिंपल कर देना है। सिंपल करने का मतलब सेक अपान कोसेक का कोई फार्मूला नहीं होता, लेकिन अगर मैं कोसेक को ऊपर भेज दूं तो ये sin² x बन जाएगा, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं से ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। ऐसे ऊपर वाला नीचे भेज दूं तो सेक का बन जाएगा cos² x। अब ये फार्मूला बन गया, sin अपॉन cos होता है tan, तो ये हो गया tan² x। अब यहां पे प्रॉब्लम आ गई, क्या प्रॉब्लम आई? tan² x का आपको अभी तक मैंने कोई फार्मूला नहीं बताया है, लेकिन आपको tan² x की आइडेंटिटी पता है, सर्वसमीका। tan² x आपने त्रिकोणमिति में पढ़ रखा है कि 1 प्लस tan² x इज इक्वल टू sec² x होता है, तो tan की जगह पे क्या आएगा? sec² x माइनस 1 dx। अब इसको दोनों को हम अलग अलग लिख सकते हैं, sec² x dx और माइनस का dx। sec² x का इंटीग्रेशन होता है, अभी बताया था, tan x, और 1 का इंटीग्रेशन होगा x और प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। इस चीज को ध्यान रखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन tan में आए, यानी मैं सीधे यहां पे लिख देता हूं, अगर कोई क्वेश्चन tan² x का आए तो इसकी जगह पे लिखा जाता है sec² माइनस 1, तभी जाकर के उसका इंटीग्रेशन हो पाएगा। अगर कभी cot² x आ जाए तो इसकी जगह पे आप लिख दोगे cosec² x माइनस 1, तभी इंटीग्रेशन हो पाएगा। और sec² x का इंटीग्रेशन आपको पता है और cosec² x का इंटीग्रेशन आपको पता है। अब बचे दो, कौन से? sin² x और cos² x। उनकी बात हम लोग अभी आगे करेंगे, या फिर मैं बता ही देता हूं, जब मैंने 4 बताए हैं। तो जब कभी sin² x आया होगा तो sin² x का इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम लिखेंगे 1 माइनस cos 2x/2, तब उसका इंटीग्रेशन निकल पाएगा। और अगर कभी cos² x आया होगा तो इसकी जगह पे लिखना पड़ेगा 1 प्लस cos 2x/2। ये प्रतिस्थापन है, इनको याद कर रखिएगा, इनकी जरूरत हमें अभी अगले चैप्टर में भी पड़ेगी और बार बार ये आपको परेशान करेंगे। ये दोनों फार्मूले cos 2x के फार्मूले से आए हैं। अगर आपको cos 2x का फार्मूला याद है, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin² x, अब इसमें से इसको इधर भेज दिया गया है, cos 2x को उधर भेज करके फार्मूले बना लिए गए हैं। तो इस तरीके से 19 नंबर क्वेश्चन हो गया। साथ में इसकी जो खास चीज निकली थी वो यहां पे मैंने लिखी है। ऐसे जिस जिस क्वेश्चन में जहां पे कोई खास चीज आएगी मैं ऐसे साइड में लिख देता हूं, उस खास चीज को आपको बहुत ध्यान रखना है अगर आपको पूरा चैप्टर तैयार करना है
तो ये एक क्वेश्चन आपके सामने और लिखा हुआ है 20 नंबर। ये शुरुआत में मैंने ऐसे क्वेश्चन बताए हैं अभी अलजबरा के, लेकिन ये ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चन है, पर वर्क वही करेंगे, यानी कि सेपरेट कर देना है, अलग अलग कर देना है। तो 2 के साथ ये 2 बटे कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, और इधर -3 साइन एक्स के साथ में बटे में कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब ये माइनस के साथ चेंज हो गया, गिनती का फंडा बता चुका हूं, बाहर कर देते हैं, और 1/cos को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स dx। यहां पे ये 3 बाहर हो गया, और साइन बाई कॉस स्क्वायर लिखा है। साइन बाई कॉस स्क्वायर का मतलब हो गया साइन एक्स बाई कॉस एक्स और इनटू में कॉस एक्स, क्योंकि नीचे 2 बार कॉस है, और इतना साइन बाई कॉस मिलकर के हो जाता है tan x, और 1/cos को लिखते हैं हम sec x, यानी इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं tan x इंटू sec x dx। अब दोनों फार्मूले में आ गए। sec स्क्वायर x होता है tan x का इंटीग्रेशन -3, और ये इसका इंटीग्रेशन होता है sec x, और लास्ट में एक बार c, और यही हमारा आंसर हो गया। तो ये आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 20 तक। अब बचे 2 क्वेश्चन बहुविकल्पीय, उनकी भी बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको यहां पर आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसके बदले हम आपसे यहां पे कुछ मांगते नहीं हैं, ना आपसे कुछ लेते हैं। बस छोटा सा काम आपको करना है कि अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो पसंद आए, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करिए, अपने मित्रों को बताइए। जितना ज्यादा से ज्यादा आप ये काम करेंगे, मेरे लिए उतना ही आसान होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, √x + 1/√x का प्रति अवकलज यानी एंटी डेरिवेटिव निकालना है। एंटी डेरिवेटिव मैं आपको बता चुका हूं, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, या फिर दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि इसी का मतलब होता है इंटीग्रेशन, यानी कि मुझसे इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन पूछ रहा है, वो भी x के सापेक्ष। आप दोनों पार्टों को अलग अलग कर दीजिए। √x का मतलब हो गया x की पावर 1/2, और 1/√x का मतलब हो गया x की पावर -1/2। तो इंटीग्रेशन में x की पावर n वाले फार्मूले से ये ऊपर 1 बढ़ गया, और नीचे 2 × 2 और 1 3/2 आ जाएगा। यहां भी ऊपर 1 बढ़ गया, 2 × 2 में से 1 निकल गया, 1/2, और लास्ट में +c। ये 2/3 ऊपर 3/2 ऊपर जाएगा, तो ये हो गया 2/3, x की पावर 3/2, और प्लस ये 1/2 ऊपर जाएगा, केवल 2 बचेगा, और x की पावर 1/2 + c, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। 22 नंबर आपके इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको दे रखा है d dx fx बराबर इतना दे रखा है, मतलब, और साथ में f2 बराबर 0 दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है कि fx की वैल्यू क्या होगी। तो fx की वैल्यू निकालने का मतलब d dx को मुझे उधर भेजना पड़ेगा, यानी इसका उल्टा करना पड़ेगा, और उल्टा का मतलब एंटी डेरिवेटिव। तो जब मैं fx निकालूंगा तो ये fx बराबर हो जाएगा एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन 4x³ - 3x⁴ dx। अब इसको सॉल्व करना मैं आपको सिखा चुका हूं। 4 अलग हो गया, ये बचा x की पावर 3 dx, यहां से 3 अलग हो गया, ये बचा x की पावर -4 dx। 1/x⁴ को मैं ये लिख सकता हूं। अब इन दोनों में x की पावर n वाला फार्मूला लगा, तो 3 में 1 पावर बढ़ जाएगी, ये बचेगा 4/4। यहां पर भी वही -4 में 1 बढ़ जाएगी, तो ये बचेगा -3/-3, और प्लस c। ये 4 कट गया, ये 3 और ये 3 कट गया। तो मेरे पास जो आया वो fx बराबर आया x की पावर 4, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये पावर माइनस में है, इसको नीचे भेज दो तो यही पावर प्लस की हो जाएगी, और प्लस c। अब आपको दिया है f2 0 है। f2 0 का मतलब अगर मैं x की जगह पे 2 रख दूं तो मुझे 0 मिलेगा। तो 2 की पावर 4, 1/2 की पावर 3 और प्लस c, और इसकी वैल्यू है 0। तो 2 की पावर 4 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया, और ये हो गया 1/8 और प्लस c। तो ये हो गया 0 बराबर 16 8 128 और 1 129/8,
और प्लस सी, तो हम यहां पे सी का मान निकाल सकते हैं -129/8। तो जब सी की वैल्यू हमें पता चल गई तो ये सी की वैल्यू इसी fx में रख दो और यही मेरे पास आंसर हो जाएगा। तो अतः fx बराबर मेरे पास आ जाएगा x⁴ प्लस 1/x�3 और c की जगह पे है -129/8 और ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, सारे मेरे द्वारा बताए गए सवाल समझ में आए होंगे और अगर आपको मेरे सवाल समझ में आए हैं तो वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं और बहुत जल्दी इसी के अगले टॉपिक पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।